अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खेल का जुनून एंड दिस इज़ योर होस्ट हमजा जमील। आज अनफॉर्चुनेटली अनस हमारे साथ नहीं है, बट आई विल बी होस्टिंग और मेरे साथ एज एक्सपेक्टेड हमजा रहील है। हमजा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? हाँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो कमिंग स्ट्रेट, आज हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे बात करने के लिए। फर्स्टली द emerging एशिया कप फाइनल बिटवीन पाकिस्तान ए वर्सेस इंडिया ए। बहुत नजरें थी इस मैच पे सबकी एंड द मैच वाज प्लेड इन कोलंबो। इंडिया विनिंग द टॉस एंड स्ट्रेंजली इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट एंड जिस तरह का स्टार्ट पाकिस्तान को मिला, इट वाज मतलब बड़ा एक अच्छा शानदार स्टार्ट हमें मिला। 121 फॉर नो लॉस, साइम अयूब की फर्स्ट विकेट हमारी गई। उसके बाद साहिबजादा फरहान एंड उमर यूसुफ ने पार्टनरशिप लगाई। एक टाइम आया उमर यूसुफ के आउट होने के बाद एक बिल्कुल हम एक शेल के अंदर चले गए, जब हमारे एकदम से कासिम भी फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए, हारिस आउट हो गए। बट देन केम तैयब ताहिर एंड मुबस्सिर खान, और जिस तरह की उन्होंने पार्टनरशिप लगाई एंड द वे दे काउंटर अटैक द इंडियन बॉलिंग, दे प्लेड 352 फॉर 8 इन रिप्लाई। जिस इंडिया का स्टार्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, 8 ओवर 64 रन्स नो लॉस। एंड देन आहिस्ता आहिस्ता द वे आवर स्पिनर्स, जिस तरह हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की, मुबस्सिर, मेहरान एंड स्पेशली सुफियान मुकीम। So at the end, India were all out for 224 in 40 overs, and Pakistan A winning by 128 runs and winning the Asia Cup for the second time in a row. Last 2019 maybe Pakistan A won, and this time in 2023. So coming straight to Hamza, first thoughts on the matches. कैसा लगा मैच एंड ओवरऑल कैसा देख रहे हैं इस जीत को? मैच अच्छा था। और सुबह जैसे स्टार्ट हुआ तो एक हाइप थी, और इंडियन जो बंदे हैं वो आपको पता है एज यूजुअल ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं उनके हिसाब से। तो वो दुनिया के सारे ट्रॉफीज जीत चुके हैं, और जो टूर्नामेंट होता है वो सिर्फ इंडिया ने जीतना है, और तो बाकी टीम कोई आई नहीं हुई। डेफिनेटली पाकिस्तान वाज नॉट फेवरेट, और कंसीडरिंग कि जब पाकिस्तान जो लास्ट में इंडिया के खिला था तो पाकिस्तान बड़ा बुरे तरीके से हारी थी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट थी कि हमने अपने प्ले टीम के मेन 3 प्लेयर्स को बिठा दिया था एक ऐसे मैच में जो इंडिया के साथ था। हमने तैयब ताहिर बिठा दिया फॉर ऑल ऑफ नो सडन रीजन, जो दोनों मैच में स्कोर करके आ रहा था। उसके बाद हमने सुफियान मुकीम जो आज खेले हैं, और जो पिछले श्रीलंका वाले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। इज अ क्वाइट अ गुड बॉलर। आपको अच्छे बॉलर अपने अच्छे प्लेयर्स को खिलाना चाहिए। प्लस आपने जो है सबसे बड़ा एक और लड़का आपने जो है अरशद इकबाल, जो आपका मेन बॉलर है। आप अपने 3 मेन, आप मुझे बताएं, 3 की प्लेयर्स के बगैर खेल रहे थे। मे बी वो उनकी स्ट्रेटजी होगी कि जिस वजह से वो अपने 3 मेन प्लेयर्स को शो नहीं करना चाह रहे थे। खासतौर पर सुफियान मुकीम को, मुझे लगता है कि सुफियान मुकीम को उन्होंने सेव किया होगा इन द फाइनल खेलने के लिए, कि अगर इंडिया फाइनल में आता है तो हम सुफियान मुकीम उन्हीं को दिखाएंगे कि बेसिकली अगर वो एक बार खेल लेते वो शायद उसको बेहतर रीड कर रहे थे यार। क्योंकि जो सुफियान मुकीम है वो बहुत अच्छा बॉलर है। अगर आपने उसकी बॉलिंग देखी हो, ही हैज गॉट द टैलेंट कि जो वो पाकिस्तान से वो खेल सके और लॉन्ग टाइम सर्व भी कर सकता है। तो स्टार्ट बहुत अच्छा किया, जिस तरह से आज अग्रेसिव थे। नो डाउट अग्रेसिव उस दिन भी थे, लेकिन साइम अयूब ने बॉल बहुत वाइड की खेली थी। तो आज जो है थोड़ा सा लक ने भी फेवर किया, और कुछ जब आप पॉजिटिवली खेलते हो तो आपके लिए चीजें होना शुरू हो जाती हैं। फिर आप जो मिस हिट्स भी कर रहे हो वो भी आपकी कैरी करती हैं, और जब आप डर के खेल रहे हो तो आपकी अच्छी शॉट भी हाथ में चली जाती है। सो इट वाज ऑल अबाउट कि आपका इंटेंट कैसा है। आपका स्टार्ट से ही इंटेंट पहले और तो ये था कि भाई हम आज स्कोर करेंगे, आज हमने रोकना नहीं अपने। तो जब आपने अपने आप को रोका नहीं, आप उसके साथ फ्लो के साथ चलते रहे। हाँ, आप कह सकते हो कि आप 180 समथिंग पर 2 आउट पे थे, और 187 पर 5 हो गए थे, तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हमारी अपनी थी। और सबसे बड़ी बात, उमेर का तो कैच, मुझे नहीं समझ आया कि वो कैच था कि नहीं। मेरे हिसाब से तो वो क्लियरली बाउंस हो चुका हुआ था। तो उस पे तो अंपायरिंग हमें पे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं आते करनी हैं। चाहिए। रही बात कासिम अंपायरिंग ने अपनी जरूर विकेट थ्रो की, मैं कासिम से थोड़ा अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स पे जी। बात करेंगे। अंपायरिंग अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स थोड़े से लो थे, इस पे कैसे आप बात देखेंगे इसको? देखिए, अंपायरिंग स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं अच्छे भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं शेडी भी रहे हैं। बहुत शेडी रहे हैं,
मोस्टली शेडी रहे। मैंने जितने मैचेस देखे हैं, अंपायर्स ने बहुत वो ऐसे आउट दिए हैं जो कि समझ से बाहर था। अगर वहां पे रिव्यू होता तो शायद सिचुएशंस कुछ और होती। अब आज हारिस के साथ भी एक ऐसी सीन हुआ कि हारिस जहाँ पे बैकफुट पे गया और उसको हिट हो गई बॉल। अब ड्यू टू वेरी ऑनेस्ट मुझे वो नहीं आउट लगा। लोग कहेंगे उसको अंपायर्स कॉल होगा, नहीं होगा, लेकिन आप उस देखें वो कितनी शार्प तरीके से बॉल निकल रहा है और वो उसका एक स्लांटिंग एंगल है उस बॉलर का। वो उस बॉलर के एंगल से तेज आता है, वो स्लांटिंग एंगल से बाहर ही निकल रहा है। लेकिन अंपायर ने क्योंकि आउट दिया, और अंपायर ने इंडिया के भी जो मैंने देखा है थोड़ा बहुत, तो मेरे हिसाब से तो वो नो बॉल 50-50 थी और इजीली बैट्समैन को ये फेवर दिया जाता है। लेकिन आई डोंट नो कि क्या है सिचुएशन है यार, क्या नहीं है। और अंपायर्स की अपनी मर्जी होती है, और अंपायर्स आजकल ज्यादा नहीं देखना पसंद करते, क्योंकि पहले जो अंपायर्स थे, पहले अंपायर्स ये मेक श्योर करते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि हमारे पास एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी ना हो। आजकल के अंपायर्स एक से दो रिव्यू देख रहे हैं एंड देन ओके, हमने अपना डिसीजन बना लिया। सो जरूर इसमें रहा है, लेकिन अब जिस अगर आप इस पे 100 कंपेयर नहीं कर सकते आप। 187 फॉर 5 एंड तैयब ताहिर ने जिस तरह का काउंटर अटैक किया है इंडियन बॉलिंग पे, और एक बहुत आला किस्म की सेंचुरीज 71 बॉल्स पे 12 फोर्स एंड 4 सिक्सेस ऑल अराउंड द पार्क वो खेले हैं। 152 का स्ट्राइक रेट है उनका। दैट बेसिकली व्हाट हैपेंड चेंज द मोमेंटम। तो चेंज शिफ्ट हुआ ही हुआ इंडियन बॉलिंग को एकदम से अराउंड। व्हाट हैपेंड के क्या वो काउंटर अटैक को रीड नहीं कर सके, या मोमेंटम एकदम से वो गिर गया जैसे ही वो हिट्स लगना देखो, शुरू हुई? इट वाज ऑल अबाउट कि आप जब बैटिंग कर रहे हो, आप अब आप अगर तैयब ताहिर की बात करोगे, कहीं ना कहीं आपको मुबस्सिर की भी बात करनी होगी, क्योंकि दोनों ने वो सिचुएशन रीड की। उसमें अगर दोनों अपने शेल में चले जाते तो कहीं ना कहीं फिर ये सीन होना था कि पाकिस्तान वुड हैव बीन लुकिंग लाइक 250 हम कर लें, 250, 260, 270 कर लें, जो कि इजीली चेसेबल था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टार्ट से ही वो अटैकिंग थे, तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि मुबस्सिर ने अपने आप को रोका ताकि मैं एक बैट कैरी करता हूँ, यानी कि इनिंग को मैं बनाता हूँ। तैयब ताहिर का ये होता है कि शॉट्स खेलना चाह रहा है तो शॉट्स खेल, जाहिर बात दिल होता है कि मैं ऐसे खेलूं या ऐसे परफॉर्म करूं। तो उसके माइंडसेट में था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुबस्सिर की इतनी अच्छी बैटिंग थी कि वो आउट नहीं हुआ। अगर वो वहां पे आउट होता तो शायद तैयब ताहिर वो 100 भी ना करता। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, तैयब ताहिर ने भी अपनी कैपेबिलिटीज के मुताबिक खेला, और बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, आई डेफिनेटली प्रेज हिम। और बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन दोनों ही प्लेयर्स ने बैटिंग बहुत अच्छी की उस टाइम पे, क्योंकि सिचुएशन जो थी वो 187 से 330 तक ले जाना, 330 और 320 तक ले जाना, तो वो बहुत बहुत ज्यादा थी। पाकिस्तान ऑलरेडी उस टाइम पे मोमेंटम गेन कर चुका हुआ था और एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज हो चुका हुआ था। और इंडियंस जो है वो बहुत प्रेशर में थे ऑलरेडी। अगर आपने देखा हो मैच, तो वो मिस फील्ड भी कर रहे थे, वो बहुत ऐसे एरर्स कर रहे थे जो कि शो करता कि यार वो नर्वस है। अच्छा, लास्टली जस्ट टू रैप दिस अप, हम बहुत ज़्यादा आजकल ये आफ्टर दिस मैच और इवन बीच में भी हमने लास्ट मैच में भी ये बात की थी, जब हम इंडिया से ग्रुप स्टेज में हारे थे, तो मैंने भी उस टाइम पे ये बात की थी कि मोहम्मद वसीम का एक ट्वीट आया था जिसपे उन्होंने कहा था कि व्हाट आर वी अचीविंग फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। हम टूर्नामेंट जीत गए हैं, आज अल्टीमेटली इंडिया हारा है, तो ऑब्वियसली वो भी इस चीज़ को कैश इन तो करेंगे। बट अगेन आपसे इस बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि हमने इस टूर्नामेंट से क्या अचीव किया है। टूर्नामेंट हम जीत गए हैं, बट 5-6 प्लेयर्स हमारे ऐसे थे जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जबकि हम इंडिया को देखें तो ऐसा कोई भी प्लेयर उनका नहीं था जो नेशनल कैप को रिप्रेजेंट जिसने किया हो रिप्रेजेंट। तो ऑल्दो इट इज़ अमंग द रूल्स, बट क्या एसीसी को, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बड़ा शॉर्ट से इसका आंसर चाहिए होगा। मैं आपसे सिंपल पूछूंगा कि क्या एसीसी को अपने इमर्जिंग कप के लिए, एशिया कप के लिए अपने रूल्स को रिविजिट करना चाहिए कि क्या कोई एज लिमिट होनी चाहिए, या कुछ ऐसा रूल होना चाहिए कि जो नेशनल टीम नहीं खेला, दैट प्लेयर शुड बी इन द इमर्जिंग कप? देखिए, ये सवाल आपका अच्छा है, और इसमें हम यही कह सकते हैं कि अगर इमर्जिंग एशिया कप, बेसिकली आप जो बात करें वो एज, लेकिन मैं जो बात करूं, मुझे जो समझ आता है इमर्जिंग का वो ये है कि योर नेक्स्ट लॉट दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान,
नॉट, अगर इस तरह अगर आप चलना है तो फिर इस तरह तो आप फिर एशिया का अंडर 19 कप भी करा रहे हैं, तो फिर आपको इमर्जिंग का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वहां पे आपने ऑलरेडी एज ब्रैकेट सेट कर दी है। इमर्जिंग में ये है कि those players that are already shining and are going to perform and going to be representing the country at some point of time. So अगर आप देखें, कामरान गुलाम भी मेरे ख्याल से एक मैच खेला है, जिसको हम कैप कहते हैं, उसने सिर्फ फील्डिंग की थी उस मैच, ठीक है। उसके बाद साइम अयूब T20 में एक दो मैचेस खेला है, उसके बाद हारिस कुछ मैच ही खेला। तो इसमें जितने भी, एक आ जाके वसीम खान था, वसीम मोहम्मद वसीम जो है, जो पाकिस्तान एक टीम का रेगुलर मेंबर है, लेकिन मुझे भी उसकी चीज समझ आती है, वो इसलिए आती है कुछ बॉलर्स की इंक्लूजन, धानी की, और क्योंकि बेसिकली हमने एशिया कप खेलना है, इंडिया एशिया को खेलना है हमने श्रीलंका में, हमें हमारा बैकअप पता होना चाहिए कि हमारे वसीम और शाहनवाज धानी परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनकी मिस्टेक्स हैं क्या नहीं। सो बेसिकली मेरे हिसाब से ये कुछ प्लेयर्स का एज अ टेस्ट था फॉर ये इंडिया, सॉरी एशिया कप के लिए, और ये वर्ल्ड कप के लिए भी, क्योंकि बेसिकली आपकी 11 तो पक्की है, जो आपको पता है कि आपने 11 खिलानी है, लेकिन आपने अपने साथ 16 मेंबर्स का स्क्वाड होता है, उसके साथ आपके 3 से 4 होंगे रिजर्व, तो आपको रिजर्व भी बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे दिखता है इसमें, वो यही है कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने यही सोचा होगा कि हमें बिगर पिक्चर देखनी चाहिए, क्योंकि एशिया कप के आधे मैच श्रीलंका में, ठीक है, मोस्टली मैच श्रीलंका में, और उसके बाद इंडिया में वो वर्ल्ड कप होना, क्योंकि सिचुएशन सेम है, कंडीशन सेम होती हैं एशियन एशियन कंडीशंस में। सो मे बी ये चांस था वो कि अपने प्लेयर्स को टेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ओपनर इमाम और फखर के अलावा कोई उसके बाद नहीं है। आप शान मसूद को एज एन ओपनर कंसीडर करते हैं, लेकिन आपको और मुझे, हम दोनों को पता है कि शान मसूद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो कीपिंग दिस इन माइंड, साइम अयूब भी हाईलाइट हुआ है। साहिबजादा फरहान का मैं गैस डिबेटेबल है कि वो मर्जिंग में नहीं बनता, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से देखिए कि पाकिस्तान अगर इस तरह का करना है तो देन फिर आपको एक लिमिट सेट करनी है कि आप 25 ऊपर ना रखो। और अगर इंडिया इस बारे में बात करता है तो भाई आपके लिए भी रूल्स थे, आप एक्सेस कर सकते हो, आपके पास आबादी ज्यादा है, क्योंकि श्रीलंका ने भी अपने कुछ प्लेयर ऐसे खिलाए जो इंडिया के, जो श्रीलंका खेल चुके हैं, बेशक वो जी छोटे क्यों ना हो। श्रीलंका ने भी खिलाए हैं, बांग्लादेश भी खिला रही है, नेपाल की प्रॉपर टीम खेल रही थी, नेपाल की ए टीम नहीं खेल रही थी, नेपाल ने अपने मेन प्लेयर्स की कुछ टीम को छूट दे दी हुई थी। जी। तो हम अगर इसमें कहते हैं इमर्जिंग, या तो फिर आप रूल बना दें, और अगर आप रूल्स के अंदर ही रहकर कोई काम करें, तो फिर आपको उसको मसला क्या है, आपको इशू क्या है, आप अगर चाहते तो आप खुद भी अपनी टीम भेज देते। चलें, ये तो हमारे पास डिबेट रहेगी जारी, क्योंकि ऑब्वियसली वन टीम हैड टू विन एंड एक हार गई है, तो अब उन्होंने कुछ इस तरह की बातें करनी थी। बट कमिंग टुवर्ड्स जी टुमारो, वेरी इंपॉर्टेंट गेम, सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका। पाकिस्तान इज इन द लीड 1-0। ये मैच सिनहलीज स्पोर्ट्स ग्राउंड SLC कोलंबो में खेला जाएगा। आज का फाइनल भी कोलंबो में था, बट वो RPS ग्राउंड था। ये कल जो टेस्ट मैच होगा वो SLC में होगा। SLC में आपको जल्दी से कुछ स्टैट्स मैं बता देता हूँ हमजा, और अपने देखने वालों को भी। पाकिस्तान ने इस वक्त 6 मैचेस अब तक SLC में खेले हैं, इन विच जिसमें एक मैच हम जीते हैं, एक हम हारे हैं, और 4 हमने श्रीलंका के अगेंस्ट ड्रॉ किए हैं SLC में। जो हम लास्ट मैच जो रिसेंट श्रीलंका के अगेंस्ट SLC में हुआ था, दैट वाज इन 2014, जो हमने श्रीलंका के अगेंस्ट हम 105 रन से हार गए थे, जिसमें रंगना हैरत ने फर्स्ट इनिंग्स में नो आउट किए थे, और सरफराज अहमद की, अगर आपको याद हो, उस मैच में सेंचुरी भी थी अपनी पहली। जी जी। अ, उसके अलावा SLC में हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो ये हैं कि अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग स्टार्ट आया है हमारे सामने कि 2005 के बाद से SLC ग्राउंड पर टेस्ट मैचेस में लास्ट इनिंग्स में चेज नहीं हुआ। हमजा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि एग्जैक्टली। 2005 के बाद वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका का ये मैच था। श्रीलंका ये मैच जीत गया था 6 विकेट से 2005 में कोलंबो SSC में। उसके बाद से कोई मैच वहां पर लास्ट बैटिंग करने वाली टीम ने नहीं जीता। तो दैट
क्लियरली शोज के कल की शायद हमारी स्ट्रैटेजी क्या हो, कि बैट फर्स्ट करेंगे हम या टॉस जीत के, क्योंकि बात यही समझी जा रही है कि टॉस जीत के वहाँ पे बैट किया जाए पहले। अगर हम इनिंग्स की बात करें, इनिंग्स टोटल की, तो फर्स्ट इनिंग्स का टोटल 332 है एवरेज, सेकेंड इनिंग्स का एवरेज 344 है, थर्ड का 278 है एंड फोर्थ इनिंग्स का 186 है। तो दैट क्लियरली शोज कि ग्रेजुअली पिच वहाँ पर ख़राब होगी। व्हेन इट कम्स टू फोर्थ डे या फिफ्थ डे, तो वहाँ पे पिच पे रफ पैच भी आने हैं, ख़राब भी होनी है, जिसकी वजह से ये स्टैट हमें बता रहा है कि 15 साल से अगर 18 साल से अगर वहाँ पर चेज नहीं हुआ लास्ट इनिंग पे और वहाँ का एवरेज स्कोर 186 है, तो वी माइट भी लुकिंग कि अगर हम कल टॉस जीतते हैं तो हमें शायद बैटिंग ही करनी पड़े। बट अगेन टॉस का हमारे उसमें इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। बट कल का हमजा व्हाट डू यू सी के क्या एनी चेंजेस, कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप कल के मैच में, या सेम 11 के साथ जाना चाहिए हमें? नहीं, चेंजेस तो मैं ऐसे नहीं देख रहा, क्योंकि हर बॉलर ने ही और हर बैट्समैन ने ही परफॉर्म किया किसी ना किसी वे में। हाँ, आप ये कह सकते हैं शान मसूद ड्रॉप हो सकता है, शान मसूद कल ड्रॉप शायद हो जाए और हुरैरा जो है अपना डेब्यू करे। उसकी बट वजह ये है कि नोडो अगेन जस्ट टू ऐड वन थिंग, शान जस्ट टू ऐड वन थिंग, मैं उसके बाद आपको फ्लोर देता हूँ। जस्ट टू ऐड वन थिंग, शान मसूद पे इस बात पे डिबेट हो रही थी कि ही वाज द वन जिसने वो आके ही ब्रोक द शैकल्स इन द फर्स्ट इनिंग्स, क्योंकि हमारा पहला आउट हुआ था इमाम उल हक, जब आपको याद हो, तो उसके बाद ही वाज बिल्कुल द बिल्कुल वन बिल्कुल। जिसने आगे बड़ी फियरलेस वो 39 किया, ऑल्दो ही गॉट आउट अर्ली। सेकंड इनिंग में भी वो इतना नहीं कर सके। बट एक डिबेट चल रही है कि शान मसूद को एक स्पेसिफिक रोल दिया गया है टेस्ट टीम में, कि उन्होंने जाकर, जिस तरह इंग्लैंड में एक बेसबॉल का एक बड़ा आजकल चल रहा है, ऑल्दो वो एक्सपोज हो रहा है बड़ी बुरी तरह आजकल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, बट आज भी खैर वो ऑल्दो दे वर प्लेइंग गुड आज भी, बट अनफॉर्चुनेटली उधर रेन आ गई और ऑस्ट्रेलिया ने रिटेन कर लिया एशेस। बट विल टॉक अबाउट इट समडे एल्स। शान को आई थिंक ये रोल दिया गया है, तो डू यू थिंक कि शान को निकाल के एक यंगस्टर को खिलाना विद सीरीज ऑन द लाइन, सीरीज हमने जीतनी है और WTC के बड़े इंपॉर्टेंट हमारा मैच है? देखिए, वो आपकी बात ठीक है कि गिवन शान को कोई रोल दिया गया हो सकता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट शान टेक्निकली तो बेहतर है, लेकिन कहीं ना कहीं शान फंस जाता है। शान कहीं ना कहीं फंस जाता है अपने डिफेंस में। अगर हम नोटिस करें शान ने अब अपने आप को बेहतर किया। पहले स्टार्ट में उसके लेग साइड से उससे खेला नहीं जाता था, जिस तरह बाबर की जो एक मसला है ना, कि वो स्लांटिंग एंगल को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसका उसका बैट जो है वो सीधा आता है, उसका बैट बॉल की पिच पे नहीं आया। जो हम हमें यहाँ कहेंगे कि बाबर आजम एक सर्टन स्पिनर या एक सर्टन टाइप के स्पिनर्स पे क्यों अटक रहा है, क्योंकि बाबर आजम को रिवायती स्पिन खेलने की आदत है। अब जो प्रभात जयसूर्या है वो इस एंगल से करता है, स्लांटिंग एंगल से। जब आप स्लांटिंग एंगल से करते हो तो बॉल पड़ के आपके पैड्स में दूसरी तरफ आता है, बजाय कि जो बॉल आपको सीधा आना है नॉर्मल स्पिनर का, वो पड़ के थोड़ा सा बाहर जा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं उस पर डिफेंस करना मुश्किल है। रही बात शान मसूद की, नो डाउट शान मसूद ने उस इनिंग में पाकिस्तान टीम को एम्फेसिस दिया था, और पाकिस्तान की अगर वो स्टार्ट को शायद ना देता तो पाकिस्तान को फिर भी मसला होता। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट शान को रोल दिया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से शान को अपॉर्चुनिटीज काफी मिली हैं, और लास्ट 16 इनिंग्स में उसका कोई 200 टोटल को स्कोर है। सो आई थिंक मे बी अभी नहीं, शायद अभी हम ना उसको चांस दें वगैरह को, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें हमारा बैकअप चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि शान मसूद वन डाउन ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा। तो हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी, क्योंकि इसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच टेस्ट सीरीज खेलनी है। तो हमें उस हिसाब से भी माइंड सेट करना चाहिए कि हमारा नंबर 3 कौन होगा, क्योंकि हमें हमारा ओपनर्स पता है, हमें हमारी ओपनिंग स्लॉट क्या है। हमें हमारा 2 डाउन पता है बाबर आजम, 3 डाउन हमें हमारा पता है कि हमारा साउथ शकील है जो परफॉर्म कर रहे हैं, 4 डाउन यहाँ पे हमें पता है सरफराज है जो परफॉर्म कर रहा है, जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो आ रहा है। उसके बाद आगा आगा भी हमारा कंफर्म है। ये हमारे बैट्समैन कंफर्म है कि ये खेलने के लिए। हमारी सिर्फ एक पोजीशन कंफर्म नहीं है, वो है वन डाउन। और वन डाउन आपको भी पता है, वन डाउन एक क्रिकेट मैच में बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, कि जहां से आप मेक और ब्रेक सिचुएशंस को कर सकते हो।
सो मेरे हिसाब से शान मसूद अच्छा ओपनर है, लेकिन उसकी लक ने शायद उसका इतना साथ नहीं दिया। और इमेंस टैलेंटेड, लेकिन आप कह सकते हो उसको मेरे हिसाब से शायद वो हुरैरा को ना खिलाए। लेकिन इस एस्पेक्ट से भी हम देख सकते हैं कि हुरैरा को कहीं ना कहीं अगर ऑस्ट्रेलिया में खिलाया तो कहीं ना कहीं उसके करियर करियर के लिए ना मसला हो। तो मे भी हुरैरा को भी ग्रूम करना चाहिए। और लेट्स सी कि शान मसूद के लिए क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मेरे हिसाब से शान मसूद की थोड़ी सी जरा फेलियर की तो है। लेकिन अगर उसको कोई चांस दिया गया है और उसको उनको ये कहा जाए कि भाई तू खेल, तुझे फिर भी हम 5 से 10 मैच देंगे टेस्ट में, तो अग्रेसिव खेल, तो क्या पता वो पाकिस्तान के लिए कुछ करे अच्छा। तो बेसिकली जब आप किसी प्लेयर को बता दो ना कि आपके पास नथिंग टू लूज है, तो वो प्लेयर उभर के आता है। बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जिनको जब पता होता है, जैसे आप सरफराज की बात कर रहे हैं, सिंध इसी में जो जो मैच हुआ था, पाकिस्तान वॉज डाउन और आउट जब उसने 100 की थी, वो अकेला सरफराज था जो पाकिस्तान को फिर भी बचा गया था, क्योंकि बाकी सारी टीम आउट हो गई भी थी हमारी। अगर आपको वो मैच याद हो कि सरफराज वो द लोन वॉरियर जो अग्रेसिव खेल गया उस टाइम। तो शान मसूद ऐसे नहीं खेल सकता है। तो अगर उसको आप ऐसा रोल दे दें कि भाई जाओ और एक्सप्रेस योर सेल्फ, तो शान मसूद शायद बेहतर होगा हमारे। बॉलिंग चेंजेस कुछ देख रहे हैं, नवाज या यानी हसन अली या कुछ, या फिर सेम बॉलिंग अटैक के साथ ही जाना चाहिए? क्योंकि ये कोलंबो डिपेंड की विकेट देखिए। को देख के अभी बात कर सकते हैं हम, उसको भी देखना पड़ेगा हमें। नहीं, मेरे हिसाब से तो पेस बैटरी में तो एज सच कोई चेंज नहीं आएगा, मेरे हिसाब से नहीं आएगा। और ये जो है, अब हम जिस तरह आप स्टैट्स की बात कर रहे थे कि स्टार्ट में जो है वो 340 में स्कोर, 280 में 340 में आप स्कोर कह रहे थे मेरे ख्याल से। जी, 340 में आप 332 फर्स्ट इनिंग्स का। 332 और नेक्स्ट में 346। सो हाँ जी। बेसिकली जो इसी स्पोर्ट्स क्लब की जो बेसिकली ये पिच है, ये बैटिंग फ्रेंडली रहती है। 2-3 दिन इस पे बैट्समैन अगर कोई खेले तो अच्छा स्कोर करे, ठीक है। देन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता थर्ड डे पे जाके पिच जो है वो टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेसिकली इधर की पिच की नेचर ऐसी है कि वो थोड़ी सी ड्राई होती है। जब आपकी पिच ड्राई होगी आप खेलोगे तो पिच ने वो टूटना ही टूटना है। तो वो जैसे जैसे पिच स्टार्ट होती है टूटना, तो आपके एज अ बैट्समैन खेलना मुश्किल होता है, क्योंकि क्रैक्स आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं। और जब फिर बॉलर क्रैक्स पे बॉल करते हैं, तो या तो आपको होगा कि वन बॉल अनइवन बाउंस होगा, या बिल्कुल बॉल बैठ जाएगा। और समटाइम्स ऐसी सिचुएशन में बैट्समैन जो है वो कमिट नहीं कर पाता कि उसको फ्रंट पे रहना कि बैक फुट पे रहना। तो कहीं ना कहीं हम जो देख रहे हैं कि जो थर्ड इनिंग और फोर्थ इनिंग में एकदम से जो ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, वो इस वजह से आता है कि जो वी पिच है वो वेयर एंड टीयर का शिकार हो रही होती है। वेयर एंड टीयर होती जाती है। और फोर्थ इनिंग में तो वेयर एंड टीयर कंप्लीट हो गई थी, जो हमने देखा है कि हमारा फोर्थ इनिंग का 186 स्कोर है। सो अगर पाकिस्तान का टॉस जीता है ना, बाबर आजम टॉस टॉस ज्यादा जल्दी नहीं जीता, लेकिन हम कोशिश उम्मीद कर सकते हैं कि बाबर आजम टॉस जीते। और इधर जो है फोर्थ इनिंग में चेज करना मुश्किल होगा। सो नो डाउट पाकिस्तान ने चेज किया है लास्ट इनिंग में, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुश्किल होगा। और होप्स हो कि कल पाकिस्तान सुबह टॉस जीते और टॉस जीत के बैटिंग करे और सीजन रीजनेबल स्कोर करे 400 तक। और 400 करके तो मैटर करेगा इंटेंट हमारा। और मुझे मुझे जो बेसिकली लग रहा है, हमें इसी इंटेंट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे 100 पे 5 आउट थे, जिस इंटेंट से हमारे बैट्समैन खेले थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि वहां पे सिर्फ वही दोनों बैट्समैन रह गए हुए थे, उसके बाद कोई पीछे बैट्समैन नहीं था। तो दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। खास तौर पर साउथ शकील बहुत अच्छे बैट्समैन है और मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद है। और बस यही है कि पाकिस्तान कल टॉस जीते, बैटिंग करे, 400 प्लस स्कोर कर दे, एंड देन फील्डिंग अच्छी। बेसिकली हमें ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए, पाकिस्तान ने पिछले मैच में 18 कैचेस पकड़े। 18 विकेटें पाकिस्तान ने जो ली, जी। वो उसमें से 18 कैचेस थे। और 18 कैचेस में से दो ऐसे कैच थे जो हाई, बल्कि दो नहीं, 4 से 5 ऐसे कैचेस थे जो हाईली रिमार्केबल थे। उसमें आप इमाम का जो समारा विक्रमा का इमाम का कैच था, था, अब्दुल्ला वो आप कह अब्दुल्ला सकते शरीफ हैं। का जो कैच था वो बहुत एग्जैक्टली जबरदस्त था। एग्जैक्टली। बाबर का कैच जो एंड तो ऑफ द मैच शूट किया था वो भी बड़ा एग्जैक्टली जबरदस्त कैच था। एग्जैक्टली वो चीज, छोटी छोटी एफर्ट्स मैटर कर जाती हैं। और पाकिस्तान ने जो पहला मैच जीता है,
बैटिंग नो डाउट साउथ शकील ने बहुत ही की, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी फील्डिंग की वजह से भी मैच जीते हैं, क्योंकि हमने की पॉइंट्स पे कैच लूज नहीं किए, हमने कैचेस को ग्रैब किया। जब हमने कैचेस को ग्रैब किया, हमने वो गेम भी ग्रैब की। तो कैचेस विन मैचेस, और इंशाल्लाह अगर इसी तरह मेहनत करेंगे तो कैचेस पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह हम सेकंड मैच भी जीत के टू इंशाल्लाह, जीरो की इंशाल्लाह, लीड लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। So इंशाल्लाह टू let's जीरो hope करके, एंड देन कल देखिए दैट्स क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ। इंशाल्लाह let's hope for the best जी। कल around 9 a.m. Pakistan versus Sri Lanka second test at SLC cricket ground. Let's see. That's all from Khel Ka Junoon. As your host Hamza Jameel and your guest Hamza Raeel. We say goodbye and Shabba Khair and Hafiz, and we'll meet you inshallah, hopefully with Anas next time at the post match. That's it. Thank you. Allah Hafiz.